So let's start the class. We will discuss this paper 2025 जो इस बार पेपर आया था 25 में, तो देखते हैं उसके क्वेश्चंस करते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन 1 MCQ. इफ ए इज दिस देन फाइंड ए इनवर्स. ट्राई कीजिए. बी. हाउ. कैसे. हाँ. हाँ. आंसर है डी. ठीक है, तो इसका आंसर है डी. इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता है. फर्स्ट फाइंड डेटर्मिनेंट. व्हाट इज डेटर्मिनेंट? -1 1 into 1. So determinant is -1. Then find adjoint of A. इसका एडजॉइंट ये इसका A11 कोफैक्टर फाइंड करेंगे. क्या आएगा? 1 आएगा. पहले वाले का कोफैक्टर 1 आएगा. ठीक है, ये वाला कोफैक्टर फाइंड कीजिए. ये दिस वन देखो, ये वाला कोफैक्टर 0 आएगा, ये वाला कोफैक्टर 0 आएगा, ये वाला भी 0 आएगा. इसका देखिए, इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो दिस कोफैक्टर इज -1 एंड कोफैक्टर ऑफ दिस इज, इसका क्या आएगा? कोफैक्टर अगेन -1. इट इज -1. ये -1 था. 1/-1. फॉर्मूला आपको पता ही है. ए इनवर्स इक्वल टू जो कोफैक्टर्स आ गए हैं एंड अदर कोफैक्टर्स आर 0, राइट. तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो क्या आएगा? 1/-1. 1/-1 एंड दिस वन इज सेम. तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1. दिस इज द आंसर. दिस इज द राइट आंसर. हाँ जी, समझ आया? नहीं आया? आ गया. आगे चलते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2. नहीं, इंग्लिश में भी आएगा. अच्छा, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में ले लो. Look at this question 2. Read this. If A is this, then B is this, then which of the following is correct? If A is this, B is this. देख रहे हैं आप? परपेंडिकुलर दे रखा है. पहले नहीं, गुस्सा मत हो. नहीं आया समझ में? जा रहे हो घर? दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा फिर ठीक है. मैं तो जा रहा हूँ, मैं साफ नहीं दिखाई दे रहा मुझे. अब देखो, पैरेलल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है. तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? चेक कर लो. A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0. चेक करो. हाँ. हाँ, गुड इवनिंग. परपेंडिकुलर की होती है. व्हाट इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0. इफ A1 is perpendicular to B1, A is perpendicular to B, so this is the condition. What is A1? 3. 3 into 1 3. 2 into -1 -2. 1 into 1 1 -1. What is the answer? 0. So if this is 0, then these vectors are perpendicular. So which is the right answer? B is the right option. Okay, look at this question 3. If -1 to 1 mod x upon x dx is equal to mod x upon x dx equal to -1 to 1. So mod x we have to, if it is a modulus function, so
जो प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने की है इंटीग्रेशन में, तो मॉडुलस फंक्शन में लिमिट ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो लिमिट ये मॉडुलस कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? जीरो पे। जी कैसे पता करते हैं? जो मॉडुलस के अंदर होता है उसको जीरो ले लेते हैं। तो ये जीरो पे आपको लिमिट ब्रेक करनी है, तो लिमिट ब्रेक कीजिए -1 से 0 एंड अगेन 0 to 1। तो मोड एक्स इफ इट इज लेस देन 0 तो इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये -x हो जाएगा। और 0 से 1 इफ द वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम 0 to 1 तो देन दिस विल बिकम x। आंसर निकालिए। हाँ वो भी होगा, अपॉन x तो है ही। इसका आंसर बताइए। इट बिकम x, ये मॉडुलस की डेफिनेशन इधर लिख देता हूँ। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, इसलिए हमें पे -x और x लिया है। टेल मी द आंसर। ये कैंसिल आउट होगा तो -1 बचेगा यहाँ पे, -1 का इंटीग्रेशन -x, 1 का इंटीग्रेशन x। तो 0 पुट कीजिए, 0 -1 0 माइनस ऑफ -1, 1 पुट करेंगे पहले, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 पुट करेंगे। तो दिस इज -1 एंड दिस इज +1। व्हाट इज आंसर? 0। तो राइट ऑप्शन इज बी। B is the right answer. Okay, look at this next question. Which of the following is not a homogeneous function of x and y? Which is not homogeneous function? D. Look at this. What is the condition for homogeneity? Homogeneity means it may be, it is like this. The function is in the form of xy. It is in the form of x upon y या y upon x। इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाना चाहिए फंक्शन, देन इट इज होमोजीनियस। ठीक है, देखते हैं कौन रिड्यूस हो रहा है। देखिए y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स है, होमोजीनियस है। इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर। ऑप्शन हमने 1 देख रहे हैं पहले, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस तरह से फंक्शन है। इफ आई डिवाइड विद एक्स स्क्वायर, कर देते थे हम लोग डिवाइड, तो इट बिकम वाई बाई एक्स स्क्वायर एंड इट बिकम वाई बाई एक्स। होमोजीनियस है फर्स्ट वाला, है वाई बाई एक्स फॉर्म में आ रहा है। हमने बताना है कि कौन होमोजीनियस इसमें नहीं है। एक्स अपॉन वाई, इसको डिवाइड करिए, क्या आएगा? एक्स बाय वाई -3 कॉन्स्टेंट हो सकता है, और एक्स बाय वाई फॉर्म, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, तो कौन नहीं होमोजीनियस? डी। तो डी इज द राइट आंसर। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स, ओके, एक्स एंड एक्स -1, पहले तो कॉन्टिन्यूस बोल रहा है और फिर डिफरेंशिएबल बोल रहा है। तो मुझे ये बताइए, जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है क्या ऑलवेज? मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो किस शेप में बनता है? हाँ, वी शेप में। और वी शेप जब हम बनाते हैं तो पेन उठाना पड़ता है कहीं? नहीं उठाते तो पेन, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें। तो इसमें आप एफ एक्स इज बोथ कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस, ये गलत, नाइदर कॉन्टिन्यूस, ये गलत। अब आपको ए और सी में लेना है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें? सपोज ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो ऑलवेज होता है, कॉन्टिन्यूस ऑलवेज, सी ऑलवेज। अब डी देखना है, इट मे बी और इट मे नॉट बी, वी शेप बनती है। ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं इस बात को। तो जहाँ पे भी ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा, जैसे x = 0 पे टर्निंग पॉइंट है इसका, तो इस पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। LHD RHD आप फाइंड करेंगे तो वो इक्वल नहीं आते हैं इस पॉइंट पे, ऐसा आप कर चुके हैं। तो ये फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है?
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सपोज एक अनदर फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, ये अगर इस तरह से, इट इज x माइनस वन, इफ इट इज x माइनस वन, इफ आई नीड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसका टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको 0 लेके, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये 1 पे टर्न करेगा, इसका टर्निंग पॉइंट ऐसे होगा। तो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पे। तो ऑप्शन देखो, अब आंसर बताओ, सी ऑप्शन। The function is continuous but not differentiable at 0 and at equal to 1. Right? Look at the next question. Is a square matrix of order 2. Okay. Determinant of A is 4. Determinant of 4 adjoint A is equal to. तो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन determinant of A is 4. Okay. And no, determinant of A is 4 and order is 2 and determinant of 4 adjoint A we have to find. ये हमें फाइंड करना है। इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसे फाइंड करना है, ए डी जे नहीं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, फोन में चल रहा है। ये यहाँ पे कुछ, मैंने तो फिर रिकॉर्डिंग किया है इसको, फिर वो चल नहीं पाया था ना। चलो बाद में देखेंगे इसको। एक चीज बताइए, क्या कमी है इसमें, ये बहुत यूज हो रहा है आजकल, ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी से क्या लगाना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में क्या लगाना है, n+1 n, तुम इन दोनों से कुछ अलग बोलो, इसने n+1 बोला, इसने n बोला, n+2 नहीं, उन्हीं दोनों में कुछ साइन चेंज करो, n-1 ये होता है क्या, नहीं ये आइडेंटिटी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। अब आपको निकालना 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट कितना गिवन है, 4 की पावर 2-1, तो ये आ गया 4, एडजॉइंट ऑफ ए इज 4। अब आपने एक प्रॉपर्टी और इसमें आप अप्लाई करेंगे, सपोज कोई मैट्रिक्स है और उसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है, ऑर्डर सपोज इसका n है, तो बाहर क्या आएगा, k की पावर n आ जाएगा ऑर्डर, क्योंकि वो हर एक रो से कॉमन आ जाएगा डिटरमिनेंट में, इट कम्स कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी रो और एवरी कॉलम, एंड मैट्रिक्स में इट इज कॉमन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं अंदर, तो बाहर क्या आ जाएगा, सपोज इसमें मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, इस प्रॉपर्टी को यूज करके सोचिएगा, और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ये मेरे पास 4 है यहाँ पे, तो इस 4 की वजह से बाहर क्या आ जाएगा, 16, गुड। तो k इज 4, तो 4 रखा और n इज गिवन 2, n इज ऑर्डर, तो आंसर क्या आ रहा है, 64। विच इज द राइट आंसर, बी।
समझ आया? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. E and F are the two independent events. PE, PF, PE and F. करो, देखो एक बार ट्राई करो. PE not F. E condition not F. C is the right option. कैसे निकाला? लिख देता हूं एक बार इसको सही से. 2/3. PF is 3/7. And next thing is independent given. पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और फोर्थ उसने पूछ लिया P इंटरसेक्शन नोट F. कंडीशन नोट F वी हैव टू फाइंड. तो इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे नोट F अपॉन P नोट F. ठीक है. हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? अच्छा, ओके. आपने निकाला P नोट F. अगर ये 7 में से 3 है तो वो 7 में से 4 होगा नोट वाला, है ना? तो फिर आपने ये कैसे निकलेगा? इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है? यस, इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनटू P. ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग रही है, सॉरी, इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग गई. इंडिपेंडेंट भी है तो तब भी वही आती है, P A इंटरसेक्शन B P A P B अपॉन P F. अब आपके पास क्या नहीं है आज? सब चीजें हैं. PE को 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 4/7 से. नीचे लिखना है नोट 4/7 लिखना है. ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी शायद किया था ना? इसी पेपर का क्वेश्चन था वो शायद. नहीं, PYQ करा रहा था ना, प्रोबेबिलिटी के PYQs में आया था ये. हाँ, तो द राइट आंसर इज C. ठीक है, आगे चलते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन 8. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन 0 to एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ओके, डिफरेंशिएट करते हैं. पहले लिख देते हैं. fx इज गिवन x² माइनस 3x + 2 0 to. ओके, पहले आप बोल रही हैं नव्या डिफरेंशिएट कर दें f'(x). इसका क्या आता है? 2x. इसका क्या आएगा? 3. 2 का 0. फिर इक्वल टू 0 रख दीजिए. 2x minus 3 equal to 0. What is the value of x? 3/2. So that this 3/2 is the critical point. And to find out the absolute values, you have to take this value also. The interval x equal to 0 and x equal to 2. इनको आप फंक्शन में पुट कर दीजिए. क्या यहाँ पे? अच्छा, क्यूब है ये, तो चेंज कर देते हैं. ये क्यूब है, पावर 3. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x². यहाँ पे 3x². ये गलत हो गया. 3 यहाँ पे कॉमन. x² - 1 इक्वल टू 0. x - 1 एंड x + 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यूज क्या आ गई हैं? 1 और -1. इसको 0 लेंगे, इसको 0 लेंगे. इन वैल्यूज पे फाइंड कर लीजिए.
बताओ -1 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, इफ आई पुट 1, 0, 1, 3, 0, -1 पे -1 +3 +2 4, 0 पे 0, 0, 2, 2 पे 8, 8, 3 2 6 +2, 8 2 10 4। क्या पूछा था इसने, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, विच इज राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, तो आपको मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया देखना है। आपको इसको देखने में दिक्कत हो रही है वाइट की वजह से, हाँ थोड़ा हो रहा है। इसको मैं इसलिए दोबारा लिख देता हूँ। 3 × 3 ऑर्डर इज 3 × 1, ऑर्डर इज 1 × 3। अब आप ये बताइए ए बी को मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन ये कहती है कि जो इसकी जो रोज हैं, कॉलम है मैट्रिक्स ए की, और इसकी जो कॉलम है, इसकी कॉलम और इसकी रोज सेम होनी चाहिए। इसकी ये लास्ट वाली चीज मल्टीप्लाई, दो चीजें मल्टीप्लाई तब हो सकती है व्हेन दिस एंड दिस इज सेम, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो लेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड ओनली ए बी, ठीक है। आगे ऑप्शन में हमें और भी चेक करना पड़ेगा, ये ऑप्शन सही आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओनली ए सी, ए सी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, ए सी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है, समझ पा रहे हैं आप। बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, 3 × 1 एंड 1 × 3, 3 नहीं हो सकता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट करना है आपको, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। क्वेश्चन इज 2⁻1/x अपॉन x² dx। क्वेश्चन 10, लिमिट इज इक्वल टू k, दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड देन k आपको फाइंड करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बता सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्या लेट करेंगे, 1/x करके ट्राई कीजिए अपने आप से, लिखो 1/x इक्वल टू t, दिस इज द राइट आंसर। देखिए फिर आपने लेट कर लिया है, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। (1/x) का डिफ्रेंशिएशन -1/x² आएगा। फिर आप dx यहाँ से निकालेंगे, जो आएगा आपका dx को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1/x² dx इज इक्वल टू -dt, माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को आप पुट करेंगे ऊपर यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 2 की पावर t इंटू ये दिस dx एंड x² विल बिकम -dt, माइनस बाहर भेज दिया, dt यहाँ पे लिख लिया। 2 की पावर t का क्या आता है, a की पावर t अपॉन log a पे log 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आ गया प्लस से, अब इससे कंपेयर किया 2 की पावर 1/x यहाँ पे, अब इससे कंपेयर कर लीजिए आप, व्हाट इज k,
इज दिस आया समझ? आगे चले। लुक एट दिस क्वेश्चन 11 10 11 तो ये था this is given this then the angle between B and C. ट्राई कीजिए। एंगल कैसे निकाल सकते हैं? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड वी हैव but dot product we don't have, we have this condition. Can we find b dot c by using this? इसको यूज करके हम लोग क्या b dot c निकाल सकते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर कर दें अगर तो क्या होगा? a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर c मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। ये रूट 37 प्लस b इज गिवन 9 3 ये हो जाएगा 16 2 कॉमन लेंगे a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। तो निकालना a डॉट b c क्या आ रहा है?
क्या आ रहा है? हाँ, 5/3 सही है। आराम से आराम से। समझा देते हैं, बोतल मत फेंको। 5/3। हाँ, यही आ रहा है। बताओ कैसे किया, आगे क्या करना है? मतलब हाँ, but ये आ गया, ये आ गया ना पूरा है। ये 62 आ गया, फिर ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, फिर ये आ गया। ठीक है, 2 यहाँ पे था। सही है, ये बोल रहे हैं ना आप। 2 कॉमन लेके 0 कर दिया, यहाँ पे आ गया 31। फिर इसको इधर ले गए तो क्या आया? कौन? 62/2 कितना हो गया? ये निकाल लिया है ना। फिर -31। फिर ए को कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर बचा b+c, और ये ऐसे बच गया। क्या हो रहा है? हाँ, तो यहाँ से आपने b+c निकाल लिया। ये माइनस का a आ गया। फिर इसने यहाँ पे इसको रख दिया, तो -a का, ये माइनस का a का स्क्वायर हो गया। ये बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर b.c -31 एंड इट इज गिवन 37, माइनस का उधर जाके +37, +37 -6 आ गया b.c। तो अब हमें यहाँ पे आना है, इसमें फॉर्मूले में b.c चाहिए था, जो हमने यहाँ से अब निकाला है ये पूरा करके। तो 6/3 × 4, 1/2 किस एंगल पे होता है? 60 पे, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। टू है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे अविस। इंटीग्रेटिंग e की पावर c/dx, ओके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके p फाइंड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए नव्या। dy/dx प्लस इक्वल टू क्यू p, यहाँ पे क्या आएगा, y या x? y जो यहाँ पे होता है वो यहीं पे आता है, यहाँ से आपको p मिलेगा। इसको आप रिड्यूस कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट मुझे लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरे वाली होगी आपकी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है dx/dy p q, नवे यहाँ पे क्या आएगा, x। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा अब इस dy। शायद ये वाला आपको करना पड़ेगा, इसमें निकालिए जरा, एक बार ट्राई कीजिए। फर्स्ट फाइन p।
यस 1/√y द राइट आंसर। प्लस सी, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में प्लस सी क्यों नहीं लेते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग प्लस सी नहीं लगा रहे हैं, वैसे हमें लगाना चाहिए पर हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है वो, बिकॉज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स। जब सोल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। आगे चलते हैं, समझाएं इसको। पहले तो पी निकालना है इसको ना, आप इसको डीएक्स को इधर ले जाइए, आप डीएक्स को इधर ले जाइए, डीवाई को इधर ले आइए और इसको 2y को नीचे ले जाइए, मतलब इधर उधर कर दीजिए सबको। फिर आप इसको dx अपॉन dy राइट इन लाइक दिस, एलसीएम ओपन करिए, x अपॉन 2y इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये बचेगा y। फिर आप इसको इधर ले आइए धीरे से, इसको इधर, तो इट इज -x अपॉन 2y। So now what is p? Compare this with this. What is p in this? p क्या होगा? यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो p होगा जो x के साथ है। तो कौन x के साथ? -1/2y। यहाँ पे रख दीजिए, इसमें यहाँ पे। तो IF इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन -1/2y dy। अब इसका क्या आएगा? -1/2 एज इट इज, 1/y का आएगा log y, ये पावर में चला जाएगा, y पावर 1/2। ई से log कैंसिल हो जाता है, इफ ई की पावर log है तो कैंसिल हो जाता है, बचेगा y की पावर -1/2, तो आएगा 1/√y। क्या आ रहा था इसका आंसर? ये आ रहा, तो आंसर इज दिस बी। आगे चलते हैं, समझ में आया आपको ये? ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन 13। A is given this is a scalar matrix, then y power x is equal to, क्या ऑप्शन बताया आपने? बी। बी सही है, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। स्केलर मैट्रिक्स है तो आप डायगोनल मैट्रिक्स को जानती हैं? अच्छा, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानती हैं? और स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं, जैसे 3 2 4 0 0 0 0 0 0, पर डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल 1 1 1 हो जाते हैं। स्केलर में आप क्या बता रहे हैं? याद आ गया ना? बताओ बताओ, स्केलर, स्केलर में क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। क्या डायगोनल ऐसे भी ले सकते हैं? ऐसे नहीं होता है डायगोनल। डायगोनल हमारा जो आइडेंटिटी होती है, जैसे 1 1 2 2
और 3 3, इन्हीं को हम डायगोनल लेते हैं। ठीक है, ऐसे डायगोनल वैसे तो होता है पर मैट्रिसेस में नहीं होता है। अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर का बताओ, स्केलर का बताओ। अब स्केलर से क्या समझते हैं? होती है, इसका एग्जांपल बताओ, इसमें डिफरेंस क्या है? होता है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। हाँ सही है, आप इसको पूरा ऐसे लिख दोगे, मैं बताता हूँ। इसमें सपोज अब ये देखिए 3 3 4, 3 3 3 सॉरी। अब आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रही हैं? Scalar matrix is that matrix in which all the it is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal. Scalar matrix में diagonal element equal होते हैं, लेकिन identity matrix is a type of diagonal matrix which can be said scalar matrix in which all the elements are equal and it is equal to 1. When diagonal element equal to 1, जब 1 के इक्वल होंगे तब वो आइडेंटिटी बन जाएगी, वरना वो स्केलर रहेगी। और कुछ भी है, 3 है 4 है, सब सेम है तो स्केलर है। S4 सेम, S4 स्केलर, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल में सेम होने की भी जरूरत नहीं है, स्केलर में सेम होने की भी जरूरत है, डायगोनल आइडेंटिटी में सेम होने की भी जरूरत है, डायगोनल होने की भी जरूरत है, और 1 होने की भी जरूरत है। इसमें 1 होने चाहिए। इस कहानी से आप समझिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बस आओ क्वेश्चन पे। ये कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7 की पावर, और x की वैल्यू क्या है? x 0 होगा। बस आपको स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर गिवन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज मैक्सिमम मिनिमम। इन पे पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लीजिए, पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लीजिए। ट्राई करो, आंसर निकाल के दो। प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट इसने निकाल के दिए, कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो 1 मार्कर में इसलिए बनाए इस 40 15। कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है जो हमने लास्ट में टेबल बनाते थे, आपको ध्यान हो तो। ध्यान है आप लोगों को? ये इंटरवल, और सॉरी इंटरवल को लिख रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला स्टेप करते थे, इसने दे दिया हमें, और यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड इज गिवन 18x + 9y। फाइंड कीजिए इसकी वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम बताना है। आंसर नहीं, आंसर में ऑप्शन, ऑप्शन में चूज करना है आपको। एंड सी इज द आंसर। तो आपकी 40 15 और 15 20 पे वैल्यूज क्या आ रही हैं पॉइंट पे? क्या करना है, एक्स की जगह 2 रख देना है, और वाई की जगह पे 72 रख देना है। का नंबर बताइए अब इस, क्या आया? 36 प्लस, ये आ रहा होगा 4 3 7 और 1 8 और 6, ऐसे ही आ रहा है। इसको 15 रख दीजिए, सारे क्वेश्चन मुझसे करा लो तुम लोग। इंटू 9, कैलकुलेशन तो करके दो मुझे। 9 2 18, 180, 210। 15 × 18 होगा, गलत कर दिया।
15 इंटू 18 और 9 इंटू 20, 15 18, कैलकुलेटर की 18 5 जा 18 पंजे 90, 18 कम 18 और 9 270, 18 का टेबल 18 5 जा 90, 18 बन जाए 18, 18 प्लस 9 27, फायदा है टेबल 9 टू 18, 18 4 जा 720, 15 9 जा ऐड कर लो। कौन बड़ा है? ये मैक्सिमम है। कौन छोटा है? ये मिनिमम है। 15 20 पे मिनिमम, 40 15 पे मैक्सिमम, 40 15 पे मैक्सिमम, 15 20 पे मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन दे रखा है ए प्लस बी का इनवर्स। ए प्लस बी का इनवर्स क्या ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है? नहीं होता, ये नहीं है नोट करेक्ट, यही ऑप्शन ए आ गया। देखो सेकंड वाली कंडीशन सही है, थर्ड वाली देखोगे एडजॉइंट इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है, और फोर्थ वाली कंडीशन भी आपकी सही है। ये हम लोग सारी कंडीशन से अप्लाई कर चुके हैं। फोर्थ वाली कंडीशन में लिखा हुआ है ए इनवर्स का डेटरमिनेंट निकालिए या ए का डेटरमिनेंट निकाल के इनवर्स कर दीजिए, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीपी पे आ गया फिर से। इफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज बाउंडेड then which of the following is correct? If a region is bounded then that region is feasible always. Option, and it always, if it is bounded, it must contain minimum value also and maximum value also. minimum भी आती है, maximum भी आती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? it will both have maximum। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the area of the shaded region bounded by the curve this ग्राफ भी बना के दिया है, एरिया का फॉर्मूला बनाना है। आपने एरिया का बस फॉर्मूला बनाना है। 0 से लेके कहां तक ले लो लिमिट? 4 तक। किस एक्सिस से उठाया है ये वैल्यूज? एक्स से या वाई से? एक्स से, तो यहां पे लिख दो dx, वाई से उठा दे तो dy, और यहां पे आता है y। y की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? इससे y निकलेगा यहां से √x। आंसर पकड़िए, डी। यस, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। This next question. The graph of the trigonometric function is shown. Which of the following will represent the inverse of? Inverse of? हाँ, अच्छा ये ग्राफ दे दिया है। ये किसका किसका ग्राफ है? ये ग्राफ किसका है? कोस का ग्राफ है ये। कोस चलता है ऐसे, दिस इज कोस एक्स, और हमें ग्राफ फाइंड करना है कोस इनवर्स वाई का। पहले तो कोस की, आप कोस इनवर्स की ये देख लीजिए, कोस इनवर्स किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग कर चुके, 0 टू पाई तक रहता है। तो 0 टू पाई तक डिफाइन होगा, वो 0 से पाई तक डिफाइन होगा, तो ये पहला गलत हो गया। 0 से पाई, 0 से पाई तक डिफाइन होगा, 0 से पाई तक डिफाइन होगा। इसमें 1 -1 कर रहा है, इसका कोई मतलब बन नहीं रहा। इन दो में आपको देखना पड़ेगा, इन दो में हम किसको ग्राफ को ले लें। अब आप ये देखिए, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू y की वैल्यू पाई रख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे पाई कोस इनवर्स पाई, पाई नहीं सॉरी -1 रख दूंगा यहाँ पे -1, तो क्या आएगा? -1 पे पाई आएगा। कोस इनवर्स -1, माइनस जब कोस का बाहर जाता है तो पाई आ जाता है बाहर। ये क्वेश्चन हमने किए।
1 कब होता है, 1 कब होता है, 0 पे, पाई आ गया। तो जब -1 लिया वैल्यू हमने, तो ये क्या आ गया, पाई आ गया। तो मतलब ये वाला पॉइंट सही है, ये पाई को टच नहीं कर रहा। तो ये देख के ही हमें पता लग रहा था आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जिसमें लिमिट 0 से पाई ओपन ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट z be the set of integers z to z defined by fx, z is bijective, fx equal to 3x minus 1, fx equal to 3x minus 1, क्या बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 to 1 एंड 1 to both, बाइजेक्टिव 1 to 1 1 to दोनों चेक करना है। पहले 1 to 1 बताओ, क्या ये 1 to 1 है? जब आप इसको चेक करोगे x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, जो प्रूव करते हैं 1 to 1 तो ये है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या करते थे, y लेट करेंगे, इसको x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब क्या चेक करो, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y इट इज डिफाइंड, क्या y की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है? लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है z टू z। असर्शन है हमारा, इज इट, अब अगर सपोज इंटीजर का सेट है, क्या ये सभी इंटीजर्स के लिए सही है? अब सपोज मैंने 0 लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 आ गई। क्या 5/3 एग्जिस्ट करता है वहां पे? वहां पे तो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं x में, तो नहीं होगा 5/0 के लिए। मैं इसको आपको एरो डायग्राम समझाता हूँ। 0 1 2 3 इंटीजर्स लिखे हुए हैं, और इधर भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं। बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर है जो आपने पूछा है। पॉइंट्स में नहीं आते हैं इंटीजर्स। तो जब मैंने इसको y को, मैंने ये y है, y को लिया मैंने 0, तो 0 से ये 5/3 आना चाहिए था। यहाँ पे 5/3 का एरो 0 पे, 5/3 ही नहीं आ, है ना। जब मैं x को 0 लेता हूं तो ये -5 से कनेक्ट हो जाता है, जब मैं x को 1 लेता हूं तो ये -2 से कनेक्ट हो जाता है, जब मैं x को 2 लेता हूं तो ये 1 से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो बीच बीच वाले छूट जा रहे हैं तो नहीं है। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट जो इसका था यहाँ पे, ये कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव है, नहीं है बाइजेक्टिव। अब असर्शन अगर गलत हो गया तो आपका ये, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये फायदा है। अगर आपका असर्शन फॉल्स हो गया ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, रीजन की जरूरत नहीं है। और अगर रीजन फॉल्स हो गया तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, फिर असर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये दोनों ट्रू हो गए तब दिक्कत आती है, फिर देखना होता है वो उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अगर एक फॉल्स हो गया ना, तो फिर तो आपका क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए। fx is given is a continuous at x equal to 5 for k equal to 5/2 for a function f to be continuous at x equal to a limit this k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करते हैं k की वैल्यू। देखिए कैसे निकलती है, 3x - 8 किस पे चेंज हो रहा है, 5 पे। तो 3x की जगह रखेंगे 5 - 8 इक्वल टू k, ऐसे निकाल लेते हैं इसको, इक्वल टू 2k, सॉरी। 5 3 15 - 8, k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, डी। समझ में आया? अब आपको ध्यान होगा अगर, तो पिछली क्लास जब उन लोगों ने की थी इसकी पीवाई, क्योंकि हमने सेक्शन बी से शुरू किया था इसको, हमने एमसीक्यू किए हैं। तो
सेक्शन बी में ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका पिछली वाली लेक्चर में ये भी हम लोग कर चुके थे, ये भी कर चुके हैं डायगोनल, इसके इंटरवल भी हमने शायद फाइंड किए थे, ये थे फाइंड, और ये हमने पतंग भी उड़ा दी थी उस दिन, और हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी कर दिया था। थोड़ा आगे चलते हैं, क्या यहाँ पहुंच गए थे हम सेक्शन सी पे? शायद सेक्शन सी पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाइसेक्ट करा के रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल निकाला था। हाँ, कौन सा? एलपीपी हमने कर लिया था। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये हमने 27 हम कर चुके हैं इसका, और हमने शायद ये भी कर दिया था, आपको ध्यान हो तो, जब हमने एक्स अपॉन इस पे फॉर्मूला लगाया था, और ये साइन एक्स का साइन 2x वाली आइडेंटिटी हमने लगाई थी। ठीक है, और शायद आपको ध्यान हो तो हम इसमें ये भी कर चुके हैं शायद, टोटल डिस्टेंस भी हमने निकाली थी उस दिन। ठीक है, और डूरिंग अ क्रिकेट मैच नहीं खेला था हमने, लेग स्पिनर, हाँ लेग स्पिन नहीं करी थी उस दिन। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3, साइड इज dx बाय dt इज 3, एट व्हाट रेट इज इंक्रीजिंग एरिया, तो क्या फाइंड करना है? dA बाय dt इज वी हैव टू फाइंड व्हेन द साइड इज 15। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल? √3/4, साइड मैंने x ले रखी है, तो √3/4 इंटू 2x इंटू dx बाई dt, क्योंकि ये xt के रेस्पेक्ट में चल रहा है, dx बाई dt आपको 3 दे रखा है, तो आप लेंगे √3, ये कैंसिल कर देते हैं 2 से, इंटू 3, x की वैल्यू कितनी लेनी है? 15, यहाँ पे रखो 15, देखो समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ? एक दो, हाँ 5 रूट सही है। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 6, और सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 4, और सेक्शन ई में जो 4 मार्कर केस बेस्ड होते हैं 3 होते हैं ना। तो अब हमने इसमें 1 2 3, इसके 3 क्वेश्चन है और 4 वो हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करते हैं, आज के लिए काफी है। हाँ, 29 के ए में दोबारा बता देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। हाँ, वो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेंगे ना, कॉमन, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, लैम्डा कॉमन ले लेंगे, ए भी मिल जाएंगे आपको, इट इज नॉट रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे दोबारा से। ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन बट फ्रॉम नोट दिस पेपर, उसके क्वेश्चन अलग, नोट फ्रॉम दिस पेपर, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं।